अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू इजी मेडिक। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे न्यूरोजेनिक शॉक। न्यूरोजेनिक शॉक बेसिकली इज अ कंसीक्वेंस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी above the T6 vertebra, means कि any kind of injury to spinal cord above the T6 vertebra will produce a neurogenic shock, and any kind of injury to spinal cord below the T6 vertebra will not produce a neurogenic shock. So इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे why neurogenic shock only happens above T6, why not below, what are the symptoms and clinical features of neurogenic shock. न्यूरोजेनिक शॉक को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ अ शॉक। शॉक को हम डिफाइन करते हैं कि एनी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन इन विच बॉडी इज़ नॉट गेटिंग इनफ ब्लड फ्लो, मीन्स के टिश्यू परफ्यूजन लेस हो रही है, रिड्यूस ब्लड फ्लो टूवर्ड्स ऑर्गन्स एंड टिश्यूज है। इस कंडीशन को, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन को हम कहते हैं शॉक। डिफरेंट टाइप्स ऑफ शॉक होते हैं लाइक हाइपोवॉल्वोमिक शॉक, कार्डियोवेस्कुलर शॉक, न्यूरोजेनिक शॉक। इन तमाम शॉक्स के अंदर जो प्रॉब्लम है वो सेम है, देयर इज बॉडी इज़ नॉट गेटिंग इनफ ब्लड फ्लो, बट द कॉजेज आर डिफरेंट। लाइक न्यूरोजेनिक शॉक, हमें नाम से पता चल रहा है न्यूरो, सो देयर इज सम प्रॉब्लम इन द ब्रेन और द स्पाइनल कॉर्ड। हमारी जो जितनी भी इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ होती हैं बॉडी के अंदर वो कंट्रोल करता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स होते हैं, एक सिंपैथेटिक और एक पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स को, हमारे ब्लड प्रेशर, जितनी भी कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटीज़ होती हैं उसे मेंटेन करा रहा होता है। और जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो रिलैक्स और काम स्टेट को मेंटेन कराता है। उसके अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है रिलैक्स स्टेट लाइक डाइजेशन वगैरह, उसको जो कंट्रोल करता है अनकॉन्शियस या इनवॉलंटरी एक्टिविटीज़ को, वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की जो फाइबर्स होते हैं वो ब्रेन से डिसेंड करते थ्रू द फर्स्ट थोरैसिक स्पाइनल नर्व से लेकर L2 स्पाइनल नर्व से इमर्ज होते हैं और जाकर पेरिफेरल ऑर्गन्स को इनर्वेट करते हैं। सो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के आउटफ्लो को हम कहते हैं थोरैको लंबर आउटफ्लो, क्योंकि L2 थोरैसिक वर्टिब्रा और L2 और लंबर वर्टिब्रा से आउटफ्लो हो रहा है इनका स्पाइनल नर्व से। और जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के जो फाइबर्स होते हैं वो इमर्ज करते हैं फ्रॉम क्रेनियल नर्व्स और थ्रू द सैक्रल नर्व्स, और उसके आउटफ्लो को हम कहते हैं क्रेनियो सैक्रल आउटफ्लो। सो न्यूरोजेनिक शॉक में जो प्रॉब्लम होती है वो होती है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में। और अब यहाँ पे हम देखते हैं कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्सटेंड कर रहा है फ्रॉम द T1 टू L2। सो व्हाई न्यूरोजेनिक शॉक ओनली हैपेंस अबव T6, व्हाई नॉट बिलो, ये क्वेश्चन आता है ना। सो इसमें हम देखते हैं कि जो T6 से ऊपर के जो फाइबर्स होते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की, वो मोस्टली इनर्वेट कर रहे होते हैं हार्ट और ब्लड वेसल्स को, लैरिंक्स ट्रैक, कुछ फाइबर्स लैरिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई को, और कुछ ऊपर के फाइबर्स होते हैं जो कि सबलिंगुअल ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड्स, माउथ की मेम्ब्रेन को या आई को इनर्वेट कर रहे होते हैं। सो मोस्टली जो फाइबर्स होते हैं वो हार्ट और ब्लड वेसल्स को इनर्वेट कर रहे होते हैं T6 से ऊपर। तो कोई भी इंजरी T6 से ऊपर जो होती है वो हार्ट और जो ब्लड वेसल्स की इनर्वेशन है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को डिस्टर्ब कर देते हैं। इसीलिए T6 से नीचे, क्योंकि जो न्यूरोजेनिक शॉक है इज कंसर्न विद द हीमोडायनामिक चेंजेस विच अकर आफ्टर द स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, मीन्स कि T6 से ऊपर अगर स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी होती है और हीमोडायनामिक जो चेंजेस आती हैं उसे हम न्यूरोजेनिक शॉक कहते हैं। अगर T6 से नीचे कोई इंजरी होती है तो वहाँ पे कोई हीमोडायनामिक चेंजेस नहीं आएगी, किसी किस्म का न्यूरोजेनिक शॉक नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए न्यूरोजेनिक शॉक ओनली हैपन्स अबव द T6 वर्टिब्रा, ठीक है। जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है बेसिकली वो हमारे मसल्स की वेसल्स, जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं उनकी टोन को मेंटेन कराता है, और हार्ट की जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी रेट होता है उसको हार्ट रेट, जैसे हार्ट रेट कह सकते हैं, उसे मेंटेन कराता है। मीन्स के फॉर सपोज ये हमारी एक ब्लड वेसल है। नॉर्मली जो ब्लड वेसल की जो वॉल होती है वो इलास्टिक वॉल होती है, जाकर ब्लड होता है जो फ्लो कर रहा होता है प्रेशर के साथ वॉल के साथ टकराता है, वॉल कॉइल बैक होती है, इलास्टिसिटी होती है, और ब्लड फ्लो इस तरीके से वो टकराता है, वॉल दोबारा से बाउंस बैक होती है और ब्लड इस तरीके से फ्लो कर रहा होता है नॉर्मली। तो ये इलास्टिसिटी, थोड़ी सी रिजिडिटी होती है ब्लड वेसल्स के अंदर, ये जो टोन होती है जिसे हम टोन कहते हैं, जैसे मसल्स की टोन होती है। अगर मैं फ्लेक्शन करता हूँ अपने हैंड की, एक रिजिडिटी, एक स्टिफनेस हमें मेरे को महसूस होती है बाइसेप मसल्स के अंदर। सो ये टोन होती है मसल्स की। इसी तरह वेसल्स की टोन भी होती है, लेकिन अगर जो कि मेंटेन कराते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को, और उसको हम कहते हैं सिंपैथेटिक टोन या वेस्कुलर टोन। लेकिन अगर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम डैमेज हो जाता है तो वेस्कुलर टोन विल बी डिमिनिश, वेस्कुलर टोन विल बी लॉस्ट, ठीक है। ब्लड वेसल नॉर्मली इस तरीके से होती है, लेकिन अगर वेस्कुलर टोन लॉस हो जाती है, ब्लड वेसल फ्लॉपी हो जाती है, लूज, फ्लैसिड, जब ब्लड वेसल लूज और फ्लैसिड या फ्लॉपी हो जाएगी लाइक, ठीक है, तो इसके अंदर जो ब्लड है
इसके अंदर जो ब्लड है वो फ्लो नहीं कर पाएगा सही से, क्योंकि जो ब्लड प्रेशर के साथ फ्लो कर रहा होता है वो जाके टकरा रहा है वो वॉल्स के साथ, वॉल्स इलास्टिक कॉइल बैक होती हैं तब जाके ब्लड फ्लो कर रहा है। लेकिन अगर फ्लॉपी हो गई हैं वॉल्स, उसकी लूज़ हो गई हैं ब्लड वेसल्स की, वेस्कुलर टोन या सिंपैथेटिक टोन नहीं रही, तो ब्लड वेसल्स लूज़ हो जाती हैं, फ्लॉपी हो जाती हैं और कॉइल बैक नहीं हो जाती, इलास्टिक बैक नहीं होती ब्लड वेसल, और ब्लड फ्लो नहीं कर पाता सही से। तो सबसे पहले हमारे पास क्या प्रॉब्लम आती है, पूलिंग ऑफ द ब्लड इन द वीनस सिस्टम और द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी। पूलिंग ऑफ द ब्लड से मीन्स कि नॉर्मली अगर देखें हम, हार्ट जो ब्लड है वो फ्लो करता है फ्रॉम हार्ट ऑर्गन्स तक और ऑर्गन से वापसी हार्ट तक। लेकिन अब हार्ट पंप तो कर रहा है ब्लड को, ऑर्गन तक जा रहा है, लेकिन जो वीनस सिस्टम के अंदर मोस्टली क्योंकि जो ब्लड फ्लो कर रहा होता है वो थ्रू द सिंपैथेटिक जो रेजिस्टेंस होती है ब्लड वेसल्स की, उसके ज़रिए फ्लो कर रहा होता है कि वो ब्लड जाकर टकराता है वॉल्स, जाके कॉइल बैक होती है, इस तरीके से ब्लड फ्लो कर रहा होता है। लेकिन अगर रेजिस्टेंस लॉस हो जाएगी ड्यू टू डैमेज ऑफ द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, तो क्या होगा कि पूलिंग ऑफ द ब्लड वेसल इन द वीनस सिस्टम और लोअर पार्ट से लोअर लिम्स के अंदर जो ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड जमा होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जब पूलिंग ऑफ द ब्लड होगी तो हमारे पास जो ब्लड प्रेशर का अगर हम फॉर्मूला देखें, ब्लड प्रेशर इज इक्वल टू कार्डियक आउटपुट मल्टीप्लाई बाय सिस्टेमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस। सिस्टेमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस वो डिक्रीज हो गई सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के, सो ब्लड प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिंपैथेटिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस। ये डिक्रीज हो रहा है तो ब्लड प्रेशर अल्टीमेटली डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और पूलिंग ऑफ द ब्लड हो रहा है इन दी वीनस सिस्टम और इन द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी। अच्छा, कार्डियक आउटपुट होता है, कार्डियक आउटपुट की अगर हम फॉर्मूला देखें, कार्डियक आउटपुट स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय हार्ट रेट। स्ट्रोक वॉल्यूम मीन्स कि एक बार अगर हार्ट पंप कर रहा होता है वो कितना ब्लड पंप करता है हार्ट एक बार हार्ट बीट के अंदर, और हार्ट रेट कितने रेट के साथ हार्ट बीट कर रहा है, पंप कर रहा है ब्लड को। सो जो स्ट्रोक वॉल्यूम है वो अल्टीमेटली डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि पूलिंग ऑफ द ब्लड, जितना ब्लड हार्ट ने पंप किया है वो वापस तो हार्ट तक आ ही नहीं रहा, तो स्ट्रोक वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, तो कार्डियक आउटपुट भी डिक्रीज हो जाएगा। अच्छा, हार्ट रेट नॉर्मली मेंटेन करा होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम अगर डैमेज हो गया है तो हार्ट रेट अल्टीमेटली खुद ब खुद डिक्रीज हो रही है, हार्ट रेट डिक्रीज हो रहा है, कार्डियक आउटपुट और ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगा। अच्छा, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो रहा है तो ब्लड प्रेशर और ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगा। ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, न्यूट्रिशंस वगैरह जो नई न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन, टिश्यू परफ्यूजन बहुत ज़्यादा लेस हो जाती है इसके हमारे पास न्यूरोजेनिक शॉक के अंदर। ठीक है, तो न्यूरोजेनिक शॉक के अंदर इसके जो सिम्टम्स होते हैं उसका एक ट्राइड बन जाता है। इस ट्राइड होता है इसके सिम्टम्स का। पहला सिम्टम हमारे पास आ जाता है हाइपोटेंशन। ठीक है, हाइपोटेंशन, ब्रेडिकार्डिया, ठीक है, और तीसरा सिम्टम हमारे पास लेस वेस्कुलर रेजिस्टेंस। हाइपोटेंशन मीन्स लेस ब्लड प्रेशर, ठीक है, लेस बीपी। ठीक है, ब्रेडिकार्डिया मीन्स लेस हार्ट रेट और लेस वेस्कुलर रेजिस्टेंस मीन्स के जो रेजिस्टेंस है ब्लड वेसल्स की, जो टोन है वो लूज हो चुकी है। तो ये तीन ट्राइड बनता है इसके सिम्टम्स का, कि हाइपोटेंशन होती है न्यूरोजेनिक शॉक में, ब्रेडिकार्डिया और लेस वेस्कुलर रेजिस्टेंस। न्यूरोजेनिक शॉक की मोस्टली जो ट्रीटमेंट होता है उसमें कुछ ड्रग्स यूज़ की जाती हैं जिसे हम कहते हैं प्रेसर्स हम उन ड्रग्स को कहते हैं जो कि इंक्रीज करते हैं हमारे ब्लड प्रेशर को। एग्जांपल है प्रेसर्स ड्रग की डोपामीन। ये प्रेसर्स क्या करते हैं, बेसिकली जाकर हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी, हार्ट रेट को इंक्रीज करा देते हैं और जो वेस्कुलर रेजिस्टेंस है इसको इंक्रीज करा देते हैं ताकि ब्लड प्रेशर दोबारा से नॉर्मल हो जाए। और कुछ और ड्रग और हम यूज़ करते हैं न्यूरोजेनिक शॉक के अंदर आईवी फ्लूइड्स इंजेक्ट किए जाते हैं।
आईवी फ्लूइड इंजेक्ट करने से जो ब्लड की जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ हो जाता है, ताकि ब्लड का जो ब्लड का फ्लो मेंटेन रहे, क्योंकि जो पूलिंग ऑफ द ब्लड पूलिंग हो रही है ब्लड की वीनस सिस्टम के अंदर, इसीलिए आईवी फ्लूइड्स दिए जाते हैं ताकि ब्लड की क्वांटिटी इंक्रीज़ हो जाए, ताकि टिश्यू परफ्यूजन इंक्रीज़ हो। ब्लड ज़्यादा होगा तो पूलिंग हो रही है तो थोड़ा बहुत फ्लो तो करेगा हार्ट तक, इसलिए हम आईवी फ्लूइड्स देते हैं। इसके अलावा हमारे पास एट्रोपिन एक ड्रग है जिसे यूज़ किया जाता है। एट्रोपिन क्या करती है, जाकर ये इनहिबिट करती है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को, क्योंकि जो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो द फाइट और द फ्लाइट रिस्पॉन्स है, और जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो हमारा जो क्या कहते हैं रिलैक्स स्टेट के लिए होता है, और वो और ज़्यादा ब्लड फ्लो को डिक्रीज़ करवा रहा होता है और रिलैक्स स्टेट में लेकर आ रहा होता है। तो इसलिए एट्रोपिन होती है वो जाके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को ब्लॉक कर देती है और इंक्रीज़ करा देती है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटीज़ को। सो ये एट्रोपिन ड्रग ब्लॉक कराती है जाके पैरासिम्पैथेटिक और इंक्रीज़ करा देती है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटीज़ को, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास इनोट्रोप्स ड्रग्स होती हैं। इनोट्रोप्स ड्रग्स वो ड्रग्स होती हैं जो कि चेंज कराते हैं एक कॉन्ट्रैक्टिलिटी रेट को, स्ट्रेंथ ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ द हार्ट। अब पॉजिटिव इनोट्रोप्स भी होते हैं और नेगेटिव इनोट्रोप्स भी होते हैं। पॉजिटिव इनोट्रोप्स जो कि इंक्रीज़ कराते हैं, स्ट्रेंथन करवाते हैं हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी रेट को, और नेगेटिव इनोट्रोप्स वो होते हैं जो कि रिड्यूस कराते हैं हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी रेट को। तो न्यूरोजेनिक शॉक में हमारे पास प्रेजेंट हम यूज़ करते हैं पॉजिटिव इनोट्रोप्स, नॉट द नेगेटिव। पॉजिटिव इनोट्रॉप्स यूज़ करते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ द हार्ट को इंक्रीज़ करा देते हैं। सो हमने अभी तक देखा कि न्यूरोजेनिक शॉक मोस्ट क्यों हो रहा है, 3-6 वर्टिब्रा से ऊपर क्यों होता है, नॉट द बिलो, ठीक है। और पूलिंग ऑफ द ब्लड होती है, ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ हो रहा है क्योंकि कार्डिक आउटपुट डिक्रीज़ हो रहा है, सिस्टमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस डिक्रीज़ हो रहा है, हार्ट रेट डिक्रीज़ हो रहा है, स्ट्रोक वॉल्यूम में डिक्रीज़ हो रहा है। सो ये सारी जो कंडीशन है, ये जो हमारी बॉडी इज़ नॉट गेटिंग इनफ ब्लड फ्लो, सो इसीलिए हम इसको न्यूरोजेनिक शॉक कह रहे हैं। न्यूरोजेनिक शॉक क्योंकि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की डैमेज की वजह से हो रहा है ये न्यूरोजेनिक शॉक। और इसके अंदर हमारे पास ट्रायड सिम्टम्स का हाइपोटेंशन हो रहा है, लेस बीपी, ब्रेडिकार्डिया, लेस वेस्कुलर रेजिस्टेंस। और ये ड्रग्स हैं कुछ जो हम यूज़ करते हैं, प्रेसर्स हैं लाइक डोपामीन, या आईवी फ्लूइड्स इंजेक्ट किए जाते हैं ताकि वॉल्यूम ऑफ द ब्लड इंक्रीज़ करने के लिए। एट्रोपिन जो कि ब्लॉक करता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को और इंक्रीज़ करता है एक्टिविटी ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। और इनोट्रॉप्स जो कि कॉन्ट्रैक्टिलिटी रेट ऑफ द हार्ट को इंक्रीज़ कराते हैं। थैंक यू।